हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है ना, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कक्षा 9 की गणित पूरी मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो देखो बच्चा, सबसे पहले आते हैं खंड अ में, सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है केवल एक परिमेय संख्या, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, अनेक अपरिमेय संख्या, केवल एक परिमेय संख्या। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या भी होती है और अनेक अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच यहाँ लिख सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या भी है इसका आंसर, और अनेक अपरिमेय संख्या भी इसका आंसर है। ठीक है, तो बी और सी दोनों है। ठीक है, बी और सी दोनों है। देखो, दो अगर आपके पास परिमेय संख्या होती है ना, उसके बीच असंख्य परिमेय संख्या होती है और असंख्य आपके क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, बी और सी दोनों लिखना होगा, लेकिन वैसे तो एक ही सही होता है, बहुविकल्पीय प्रश्न में एक ऑप्शन सही होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों सही हैं। तो ये एग्जामिनर की गलती है कि इन्होंने दोनों दे दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद होगा। ठीक है, बहुपद कौन सा होगा, जो बहुपद होने की जो कंडीशन होती है बच्चों, वो क्या होती है बहुपद होने की कंडीशन। बहुपद के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, तीन चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, अगर तीनों चीज़ें होंगी तभी वो बहुपद होगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि पद सीमित हो, पद क्या हो, सीमित पद होने चाहिए। उसके बाद जो गुणांक होने चाहिए, ठीक है, जो गुणांक होता है वो वास्तविक होना चाहिए, वास्तविक संख्या। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जो चर की घात हो वो प्राकृतिक संख्या हो। अगर ये चीज़ होती है तो वो आपका बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा, चर की घात प्राकृतिक संख्या। ठीक है, सो पहले वाले ऑप्शन पे आ जाओ, ये देखो। ठीक है, एक्स देखो, यहाँ पर पहले वाले में मैं थोड़ा ढंग से लिख के दिखाता हूँ ना आपको। यहाँ लिखा है अंडर रूट के अंदर है ये चीज़, और ये -1 है। इसका मतलब है अंडर रूट और एक्स की घात में आधा। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। ठीक है, और यहीं पे देखो घात में आधा आ गया, चर की घात प्राकृतिक संख्या होती है, 1/2 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो पहला वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। और देखो यहाँ पर 2 के बट्टे में वाई है, वाई 2 के बट्टे में, जब कोई चीज़ बट्टे में चली जाएगी ना, कोई चर जब बट्टे में चला जाता है तो वो क्या नहीं होगी, वो कभी भी बहुपद नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर भी देखो अंडर रूट आ गया है। ठीक है, एक्स के घात में क्या अंडर रूट है, तो ये भी नहीं होगा। तो इकलौता ऑप्शन जो बच रहा है वो सी बच रहा है। और देखो सी ऑप्शन में क्या है, 4x², 3x और 7। देखो ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। पद सीमित है, कितने पद है, 1 2 3। ठीक है, गुणांक क्या है, 4 3 7। ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये हमारे क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखो ये 4 3 7, ये क्या है बच्चों, वास्तविक संख्या है। तो दूसरी प्रॉपर्टी को भी यहाँ कर रहा है। उसके साथ ही साथ देखो बच्चों, एक्स की जो घात है, एक्स की जो घात है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है और इधर 1 है। तो जो 2 होता है 1 होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो तीनों चीज़ों को उसने हाँ कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, तीसरे नंबर पर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं बहुपद का शून्य क्या होगा। जो बहुपद हमें दे रखा है बच्चों, उसका हमें शून्य निकालना है। ठीक है, तो देखो बहुपद हमें दे रखा है -9x + 9। शून्य का अगर आपको निकालना होता है ना, शून्य के लिए बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं, बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। तो रखो -9x + 9। तो -9x उधर जाके क्या हो जाएगा, +9x, और ये 9 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में। 9 1 कम 9, तो x का मान कितना आ गया, 1। तो जो शून्य होगा बच्चों वो कितना होगा, 1 होगा। कहीं एक दिख रहा है ऑप्शन, बिल्कुल दिख रहा है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर बोल रहे इस व्यंजन का मान क्या होगा। ये जो व्यंजन दिख रहा है ना, इसका मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या होगा इसका मान। सो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, हमारा चौथा है।
तो यहाँ दे रखा है 3 प्लस √3 और यहाँ है 3 माइनस के √3। चूँकि ये किस रूप में है बच्चों, a प्लस बी गुणा a माइनस बी। एक ही, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, यहाँ √3 है, बस फ़र्क प्लस और माइनस का है। तो सूत्र क्या होता है इसका, a² माइनस के b²। ठीक है, लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 गुणा 3, √ का वर्क करने पर √ हट जाता है, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6। अगला बोल रहा है यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r हो तो उसका आयतन क्या होगा। ठीक है, उसका आयतन क्या होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, मैं आपको एक गोला बना कर दिखाता हूँ। ये गोला है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, गोला है। तो त्रिज्या बोली है ना हमें, त्रिज्या कितनी है, r के स्थान पर 2r है। इसका क्या निकालना है बच्चों, हमें आयतन निकालना है। और गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। और ध्यान रखिएगा r की जगह पर हमें 2r रखना है। r की जगह हमें क्या रखना है, 2r। ठीक है, 4/3 पाई, 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, और r के साथ 3, 4 × 32, बट्टे में 3 πr³, 32/3 πr³ आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिख रहा है 32/3 πr³, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे दिए हुए चित्र में BOC 60 है। ये जो BOC है बच्चों 60 है, तो BAC का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। ठीक है, ये हमारा केंद्र है। तो पहला जो दे रखा है ना, त्रिज्या पे बन रहा है। ये जो पहला कोण हमें दे रखा है बच्चों, ये वाला जो कोण हमें दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। और फिर इस बिंदु यहाँ मिला है और इस बिंदु से इसको यहाँ मिला है। ये कोण कितना होगा वो हमें बताना है कि भैया ये कोण कितना है वो बताइए। ठीक है, नाम क्या है यहाँ पर, A, यह है B और यह है C। ठीक है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 10 में एक प्रमेय कि त्रिज्या पे अगर जो कोण बन रहा है, ठीक है, और उसी बिंदु से मिलाते हुए वृत्त पर किसी भी जगह पर अगर जो कोण बनता है ना, इस कोण का क्या होता है, आधा होता है। इस कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो जो कोण हमें निकालना है, कोण जो BAC है, वो कोण BOC का क्या हो जाएगा, आधा। यानी कि 60 का क्या हो जाएगा, आधा। 60 का आधा कितना होगा, 30। सो आपका जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 30। ये जो होगा वो 30 डिग्री होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए मान ज्ञात करते हैं, मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7वां। ठीक, क्वेश्चन बोला है 16 की घात 3/4। ठीक है, 16 की घात 3/4 का मान ज्ञात करना है। तो बट्टे में 4 है, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 4। ठीक है, 2 को 4 बार गुणा करोगे तो 16 आता है, और उसकी घात में कितना है, 4। देखो अब घातों की गुणा होगी, 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करना है। ठीक है, ये बराबर करके लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर आ जाएगा 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है भाग देना है। इस बहुपद को इससे भाग देने पर क्या आएगा, भाग देने पर शेषफल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, करते हैं शेषफल, देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर। ठीक है, हमें भाग देना है y+1 से। किस में भाग देना है, y की घात 97, यहाँ है 97। ठीक है, लॉजिक क्या होता है, यहाँ पहला पद लेना होता है और इसके पहले पद से हमें यहाँ भाग देना होता है। भाग देंगे तो घात कम हो जाती है, 97 से घात कम हो जाएगी 96। y की घात 96, इस पूरे में गुणा करेंगे, y की घात 96 गुणा y की घात 97। ठीक है, फिर यहाँ आ जाएगा y की, हाँ ठीक है ना, y प्लस, हाँ भाग देने पर कितना शेषफल होगा,
ठीक है। और फिर यहाँ आ जाएंगे y की घात y कम 96, ठीक है। तो शेषफल कितना होगा ये हमें बताना था। एक शेषफल थ्योरम है, उससे भी कर सकते हैं फटाक से, उससे जल्दी हो जाएगा, बल्कि जो जल्दी होगा तो वही काम करेंगे। तो देखो जो बहुपद में दे रखा है y में दे रखा है y की घात 97 है, y की घात 97 प्लस 97 है ना। और हमें यहाँ रैखिक बहुपद किससे भाग देना है, y+1 से, तो उसको 0 रख देते हैं। यहाँ क्या है, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ y है ना वहाँ पर माइनस के 1 रख देना है। तो -1 की घात 97 और यहाँ है 97। -1 ये विषम संख्या है तो -1 रह जाएगा। अगर सम संख्या होता पावर में तो प्लस के 1 लिखते हैं। 97 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 96। तो ये बेस्ट है, आसान भी है। तो 96 हमारा शेषफल आएगा, 96। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहे हैं इसका दशमलव प्रसार कैसा है। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये 36 के बट्टे में 100, तो दशमलव कितने स्थान के बाद लगेगा, 2 स्थान के बाद। और आप खुद देखो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि ये दशमलव प्रसार क्या है बच्चों, शांत है एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ अशांत दशमलव, दूसरा ऑप्शन है शांत दशमलव, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शांत दशमलव। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे दिए गए चित्र से AB CF के बराबर है, EF BD के बराबर है और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो ये जो त्रिभुज है किस सर्वांगक्षमता के अनुसार सर्वांगक्षम होंगे, ठीक है, किस चीज़ के अनुसार सर्वांगक्षम होंगे वो आपको बताना है। मैं चित्र को थोड़ा बड़ा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं चित्र को क्या करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक ऐसा कुछ त्रिभुज है, ठीक है। नाम ढंग ढंग वही लिखना जो दे रखा है। ए, ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये वाला बिंदु एफ है, ये बिंदु ई है, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है कि ए बी, ये जो ए बी है ना, ये वाला ए बी किसके बराबर है, सी एफ के बराबर है, सी एफ, ठीक है। ए बी जो बराबर है वो सी एफ के है, ओके। तो ये जो भुजा है वो दोनों में आ जाएगी ना, ये भुजा जो है इतनी, यहाँ से इतनी, ये दोनों पार्ट के लिए आएगी, इस त्रिभुज में भी आएगी और इस त्रिभुज में भी, वो उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये भुजा ए एफ किसके बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, ई एफ जो दे रखा है बराबर किसके दे रखा है, बी डी के दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद ए एफ ई कोण, ये वाला जो कोण है, इस वाले के अगर बराबर होगा तो बात बन जाएगी डी बी सी, हाँ दे रखा है डी बी सी, ठीक है। सो कुल मिला के हमारे पास क्या है, देखो बेटा, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। तो SES, साइड एंगल साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगक्षम हो जाएंगे। तो कौन सा लगेगा, चौथा ऑप्शन SAS। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 99, इसका आपको मान बताना है कि कितना होगा। पहले बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ना, तो वही हम कर रहे हैं। 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा दिख रहा है, क्योंकि MCQ तुम डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, A प्लस का बी गुणा A माइनस के बी, ठीक है। तो लगा देंगे 99 प्लस 98 गुणा 99 माइनस के 98, इन दोनों को जोड़ो। 99 में तुम्हें जोड़ देना है 98, तो कितना आ रहा है 197, और 99 में से 98 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। 197 को 1 से गुणा करोगे तो 197 आ जाएगा, 197, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ये जो बहुपद की घात क्या होगी, घात क्या होती है, x के अधिकतम पावर में जो होता है, x के अधिकतम पावर में यहाँ कितना है, 5 है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसकी जो घात है वो 5 होगी, ठीक है। कह रहे हैं x और y का मान ज्ञात करना है चित्र में, ठीक है। मैं चित्र को थोड़ा बड़ा बना दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाए, ठीक है। चित्र में बना के दिखा रहा हूँ फिर से, ये है और ये रेखा ना समांतर है,
और यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है, और यहाँ x है और इधर क्या है 50, यहाँ y है, ठीक है, और ये है 130, ठीक है, ये है 130। सो बेसिकली लॉजिक लगाओ, देखो बेसिक सा लॉजिक है, ये एक सीधी रेखा है तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना होना चाहिए 180। x और y का, पहले x का मान होगा फिर y का मान आएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा, हम क्या जानते हैं कि 50 प्लस x क्या होगा 180। तो x का मान क्या हो जाएगा 50 प्लस के तरह के माइनस हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 130, ठीक है, x का मान आ जाएगा 130। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, ओके। और आपको पता है ये रेखा और ये रेखा कट रही है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। अगर ये 130 है तो ये भी कितना होगा 130, ठीक है। वैसे तो सॉल्व नहीं करना, आपको बस सीधा सीधा आंसर लगाना है कौन सा आंसर सही होगा। तो y बराबर भी हो जाएगा 130, x का मान भी 130 आएगा, y का मान भी 130 आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 130 वो सही हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 14वें नंबर में बोल रहे हैं इसका गुणनखंड क्या होगा, इसका गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड करके देखते हैं फिर पता चलेगा कि भैया क्या होगा, ठीक। सो देखते हैं, ये हमारे पास दे रखा है, ठीक। गुणनखंड करने के लिए ना फिलहाल इसको 0 मान लेते हैं, ये रहने दो 0 मत मानो। इसके गुणा इससे करते हैं, ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा कर 6 3 18 है और जोड़े तो 11 है, 9 और 2 9 दूनी 18, 9 2 को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, ठीक। तो प्लस का चिन्ह है 9x प्लस 2x, यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा, तो इस जोड़े से 3 का भागा दोनों में जाएगा और x का भागा कम से कम दोनों में जाएगा। 3 दूनी एक्स स्क्वायर से x बाहर तो एक x बचा, 3 3 9, x तो ऑलरेडी बाहर है, ये चिन्ह प्लस का है लगा दिया प्लस। कुछ भी उपनिष्ठ नहीं है तो एक ले लेंगे, और जब एक लेते हैं जो अंदर है वैसे का वैसा आ जाता है। ये 2 बार है सेम टू सेम, यानी कि हमने सही किया है। जो 2 बार है उसे एक बार लिखेंगे और जो उपनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में चिन्ह के साथ, ठीक है। तो ये हमारा गुणनखंड आ गया 2x प्लस 3 और 3x प्लस 1। तो ऑप्शन नंबर जो पहला है वही सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं x प्लस 1 अगर इसका एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा वो बताना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो जो बहुपद में दे रखा है बच्चों वो दे रखा है, वो हमें दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के। गुणनखंड क्या है बेटा, गुणनखंड दे रखा है x प्लस 1, ठीक है। अगर इसका गुणनखंड है ना तो x प्लस 1 को 0 रखो और प्लस का 1 इधर आके -1 हो जाएगा। और जब हम x का मान -1 इसमें रखेंगे ना, क्योंकि गुणनखंड है तो इस बहुपद को ये क्या कर देगा 0 कर देगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखो, ठीक है। सो 3 -1 का वर्ग है 1 हो जाएगा, 2 1 का -2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, और माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का के, तो के का मान आ जाएगा प्लस के 1। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या बोला, यदि किसी रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण का हल इतना है तो के का मान क्या होगा, ठीक है। रैखिक समीकरण का हल इतना है तो के का मान क्या होगा। तो देखो बच्चों हमें क्या दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर के, और हल हमें क्या दे रखा है बच्चों 2,0, यानी इसे हमें x की जगह रखना है और इसे हमें y की जगह पर रखना है। बिंदु के रूप में दे रखा है, x की जगह पे 2 रखना है और y की जगह पे 0, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 3 गुणा 0 0, तो k का मान कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा 4, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे जी ये जो रैखिक समीकरण है y बराबर 3x प्लस 5, ठीक है, y बराबर 3x प्लस 5, इसका कैसा हल है। एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या इनमें से कोई नहीं है।
जब देखो बच्चों सीधी सी बात है, जब आपका सिर्फ एक और एक समीकरण होगा ना, उस स्थिति में उसके अनेकों हल होते हैं, उसके अनेकों हल होते हैं। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये सही होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में 18वें। कह रहे हैं यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और तो इसका आयतन कितना होगा। तो पहले मैं शंकु बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये शंकु है, आपको पता ही होगा शंकु क्या होता है, जोकर के टोपे की तरह होता है, ये शंकु है। कह रहे किसी शंकु की त्रिज्या, ये जो त्रिज्या है आर, वो दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर, और इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है बेटा, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिरछी वाली जो ऊंचाई है, वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। देखो, ये होती है तिर्यक ऊंचाई और ये उसकी होती है नॉर्मल ऊंचाई। तो हमें वैसे क्या नहीं दे रखा बेटा, हमें ऊंचाई नहीं दे रखा है एच, और एच जो होता है ना यहाँ पर लंबवत होता है त्रिज्या पर। ठीक है, तो हमें बोलना आयतन निकालो। शंकु का आयतन क्या होता है बेटा, शंकु का आयतन जो सूत्र होता है ना, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच नहीं मालूम, तो पहले एच निकालना पड़ेगा, और एच निकालने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है √L² माइनस के आर स्क्वायर। ठीक है, हल करते हैं इसको। एच हमारे पास है 5, आर हमारे पास है 4, तो 25 माइनस 16, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3। प्लस में ही लेंगे क्योंकि दूरी कभी माइनस में नहीं होती। अब सब कुछ पता है, अब यहाँ रख दो, तो आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3। पाई का मान नहीं रखना है, आर का मान है 4 और एच का मान है 3, 3 से 3 कटा, 4 चक्को 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। देखो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर पीई का मान इतना है तो पीई नहीं का मान कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। हम जानते हैं बच्चों, पीई किसी चीज़ की होने की घटना की प्रायिकता और ना होने की घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। हमें ना की पूछा है ना, ना डैश लिखो या बार लिखो, बात एक ही होता है। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो पीई हमें कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 0.37। एक को मैं लिख सकता हूँ 1.00 और इसको लिख सकता हूँ 0। ठीक है, घटाना है तो हासिल लगा, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, और इधर कुछ बचा ही नहीं, 0.63 आपका आंसर आ जाएगा। 0.63 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है, 25 बार चित्त प्राप्ति होती है, इस घटना की प्रायिकता क्या है। ठीक है, इस घटना की प्रायिकता क्या है वो आपसे पूछना है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है बच्चों, प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। सिंपल सा परिभाषा है। तो 25 बार चित्त आता है, 25 बार चित्त आता है तो 25 बार पट आएगा, है ना। तो संभव परिणाम 25 है और कुल परिणाम कितना है, 50 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो खंड क है वो इस वीडियो में हमने कर लिया है। खंड ख जो ब है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए।